नेगेटिवली परसीव किया जाता है कि हाँ यार ये फीमेल प्रोफेसर तो बुढ़ी हो रही है, बड़ी होती जा रही है। हम लोग मान के चलते हैं 47 की विमेन का वो सेम इवैल्यूएशन रहा हमारा एक ऐसे मेल प्रोफेसर का जो 60 की एज का था। तो ऑथर ने कहा था कि जो मेल्स होते हैं उनके ज्यादा सीनियर कनेक्शंस होते हैं, ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, क्योंकि आपका सारा डेटा मॉनिटर होता है, आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स उनको दिख रहे हैं, उसी टाइप का न्यूज और उसी टाइप का डेटा आपको दिखने लग जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आज नेक्सस 3.0 के लॉजिकल रीजनिंग की क्लास में हम लोग करेंगे केसलेट्स डिस्कशन। हमने अभी तक बहुत सारी स्ट्रैटेजीज करी जिनके थ्रू हम लोगों ने अलग अलग टाइप के लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा। अब टाइम है एप्लीकेशन का। इन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करना भी जरूरी है ऑन द काइंड्स ऑफ पैसेजेस जो क्लैट आपके सामने लेके आता है, और इन पैसेजेस को एस करने के लिए स्ट्रैटेजीज को कैसे अप्लाई करना है, एलिमिनेशन कैसे करना है, वो हम लोग आज सीखेंगे लेक्चर्स में। तो सबसे पहले सीखते हैं फर्स्ट पैसेज पर क्वेश्चंस और देखते हैं कि क्या क्या है पैसेज की इंफॉर्मेशन में। अगर मेन विमेन की बात करें तो दोनों को कंसिडर किया जाता है दैट दे आर मोर केपेबल एज दे गेट ओल्डर। मतलब जनरली हम ये मानते हैं कि जैसे जैसे आदमी और औरत बड़े हो जाते हैं एज में, वो ज्यादा केपेबल, ज्यादा समझदार हो जाते हैं। बट ओनली विमेन बियर द ब्रंट ऑफ बीइंग सीन एज लेस वार्म एज दे एज। लेकिन सिर्फ विमेन को ये फेस करना पड़ता है कि जैसे जैसे वो बड़ी हो रही हैं तो ये मान लिया जाता है कि एक एजेड विमेन लेस वार्म है। न्यू रिसर्च हैज बीन फाउंड। द सीरीज ऑफ स्टडी जिसने रिपोर्ट किया, the first to look at both gender and age to determine the how perceptions of women and men are actually different, कि men और women को अलग अलग तरह से परसीव किया जाता है जैसे जैसे वो लोग बड़े होते चले जाते हैं। It's just stunning। ये स्टीरियोटाइप्स इतने ज्यादा हार्ड वायर्ड है, इतना ज्यादा डीपली एंट्रेंच्ड है हमारे माइंडसेट के अंदर। इवन इफ we can see absolutely identical information is provided about man and women। दोनों की एज बिल्कुल सेम मान के चलते हैं, दोनों की इंफॉर्मेशन बिल्कुल आइडेंटिकल है, लेकिन तब भी हम लोग सोचते हैं कि यार आदमी तो अपने लेवल पर हाई है लेकिन जो विमेन है वो कंपैरेटिवली लेस वार्म है। कैसे कहना चाहता है ऑथर ये बात? यहां पर ऑथर का कहना है, ये तो एक पार्ट था जो जेनिफर चैटमैन ने कहा, शी वाज अ प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट एट यूसी बर्कलेज हैस स्कूल ऑफ बिजनेस। उन्होंने एनालिस किया प्रोफेसर्स के इवैल्यूएशन को और बताया कि जितनी भी फीमेल प्रोफेसर्स हैं कॉलेज में उनको हमेशा ये माना जाता है कि दे आर डिक्लाइनिंग एज दे मूव फ्रॉम देयर 30s टू 40s एंड हिटिंग एन ऑल टाइम लो अराउंड द एज ऑफ 47। तो जैसे जैसे वुमेन प्रोफेसर्स एज कि उनकी एज बढ़ती है तो उनको नेगेटिवली परसीव किया जाता है कि हाँ यार ये फीमेल प्रोफेसर तो बुढ़ी हो रही है, बड़ी होती जा रही है, तो इसको जिम्मेदारियों का ख्याल नहीं है, उतना अच्छा नहीं पढ़ा रही है। या अगर आप इसको सेलिब्रिटी लाइफ में देखें तो अक्षय कुमार, शाहरुख खान ये सब एज कर रहे हैं, लेकिन जब भी करीना कपूर एज करेगी तो हम सोचेंगे यार वो तो चलो वो एक्ट्रेस तो बुढ़ी हो गई है, लेकिन एक्टर, मेल एक्टर को हमेशा एक यंग एज का हम लोग ऑपोजिट एक्ट्रेस दे देते हैं, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि मेल एक्ट्रेस तो बुढ़े हो ही नहीं रहे हैं। सेम चीज प्रोफेसर्स को भी फील होती है जैसा कि ऑथर ने बताया। ऑल दिस वाइल इवैल्यूएशन किया गया मेल प्रोफेसर का जो कंसिस्टेंट रहा। लोगों का यह मानना था कि अगर मेल प्रोफेसर्स हैं वो एजिंग कर रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस हो रहे हैं, उनके अंदर ज्ञान बहुत ज्यादा आ गया है, लेकिन फीमेल प्रोफेसर अगर एज कर रही है, बड़ी बड़ी एज में जा रही है, तो हम लोग उनकी क्वालिटी पर, उनकी एफिशिएंसी पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं। इंटरेस्टिंगली 47 की एज के बाद जो इवैल्यूएशन किया गया विमेन का वो इंक्रीज हुआ अगेन, बिकमिंग इक्वल विद दोज ऑफ द मेन अराउंड द अर्ली 60s। तो अगर इवैल्यूएशन को हमने सिमिलराइज किया तो जो हम लोग मान के चलते हैं 47 की विमेन का वो सेम इवैल्यूएशन रहा हमारा एक ऐसे मेल प्रोफेसर का जो 60 की एज का था। At that point, there were different stereotypes of women. They may benefit from being seen as more grandmotherly. तो 47 की एज में ही women को grandmotherly मान लिया जाता है कि ये तो दादी अम्मा बन चुकी है क्योंकि ये बूढ़ी हो चुकी है। Said Laura Cray, the faculty of director of Center for Equity, Gender and Leadership at Berkeley Haas। विमेन एट द एज ऑफ मिड 30s, जो मिड 30s में होती हैं और लेट 40s के बीच में होती हैं, तो 30 टू 40s की एज के बीच में जो होती हैं उनको भी ऐसे मदरहुड पेनल्टी फेस करनी पड़ती है। कैसे? दुनिया का ये अजम्पशन होता है कि यार उनकी तो अपनी पेरेंटिंग ड्यूटीज हैं, जिस वजह से वो काम कम करेंगी, जॉब के लिए डेडिकेटेड कम होंगी, क्योंकि इसको तो अपना बच्चा ही दिख रहा है, इसको तो सिर्फ ममता दिख रही है, इसको तो सिर्फ डोमेस्टिक वर्क दिख रहा है। तो वो सब चीजें यहां बोली गई। माना जाता है, लोग परसीव करते हैं कि विमेन लेस कमिटेड होती है अपने करियर्स को लेके इन कंपैरिजन टू मेन, क्योंकि उनको अपना घर बार देखना है, उनको अपना बच्चा देखना है, तो वो मदरहुड पेनल्टी देखने को मिलती है विमेन को 30 टू 40 एज में। This has several repercussions, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, मोस्ट पर्टिकुलरली विच इज एविडेंट इन द
प्रमोशंस एंड वेजेस, तो इस तरह से विमेन को प्रमोशंस और सैलरी के सेंस में भी डिस्पैरिटी फेस करनी पड़ती है। मतलब आप ये मान के चलिए, जो ऑथर कहना चाह रहा है कि हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि सपोज एक विमेन जो 35 की है और एक मेल जो 35 का है, इन दोनों की एज सेम होने के बावजूद, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम होने के बावजूद, जो विमेन है उसको कम पैसे और कम सैलरी मिलेगी और शायद प्रमोशन ना मिले, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का ये सोचना है कि यार ये तो शायद कभी भी छोड़ सकती है क्योंकि इसको तो बच्चा पालना हो सकता है, और मेल की सैलरी भी अच्छी होगी, उसको प्रमोशन भी अच्छे मिलेंगे। दैट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां पे बोला गया विमेन एग्जीक्यूटिव्स को फेस करना पड़ता है बहुत ज्यादा हाइपर स्क्रूटनी, स्केप्टिसिज्म, जो डाउट क्रिएट करती है ऑर्गेनाइजेशन उनके फेथ को लेके, विच हार्क्स बैक टू द परसेप्शन ऑफ लाइकेबिलिटी वर्सेस द एजेंसी। जेंडर्ड नेटवर्क्स इन द वर्कप्लेस with men gaining greater access to the senior leaders become cemented mid career। तो जहां पर हम बात करें आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं, तो जो मेल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके ज्यादा सीनियर लोगों से दोस्ती अच्छी होती है, उनके कनेक्शन ज्यादा अच्छे होते हैं इन कंपैरिजन टू द फीमेल एम्प्लॉइज। अनदर डिफिकल्टी फॉर वर्किंग विमेन, नेगेटिव परसेप्शन मानी जाती है हमेशा विमेन के बारे में मिडिल एज में। दैट कैन ऑल्सो बी लिंक टू द स्टीरियोटाइप्स। ये स्टीरियोटाइप्स विमेन के मेनोपॉज के एरिया में भी आ जाते हैं। व्हेनेवर विमेन आर इन द एज ऑफ मेनोपॉज, जहां पर उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, तो मेनोपॉज में आके ऑलरेडी और ज्यादा नेगेटिवली परसीव किया जाता है विमेन को कि अब तो ये बिल्कुल ही लेस फॉर्म हो गई है, बिल्कुल ही बकवास हो गई है, बिल्कुल एजेड हो गई है। तो वो मेनोपॉज के अराउंड भी होते हैं। 2008 में साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी करा लोगों के एटीट्यूड टुवर्ड्स द विमेन डिफरेंट रिप्रोडक्टिव एजेस में। डिफरेंट रिप्रोडक्टिव एजेस का मतलब है, हमने देखा कि जब एक लड़की यंग होती है, रिप्रोडक्टिव एज अच्छी होती है, तो लोग उसको पॉजिटिवली ट्रीट करते हैं। जैसे जैसे वो एजिंग हो रहा होता है, जैसे जैसे वो मेनोपॉज आ रहा होता है, तो लोग नेगेटिवली, लोगों का एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। They found that while the pregnant women or the women with a baby were thought about in the glowing terms, मतलब जो भी women pregnant है या जिसका बेबी है, अभी छोटा बच्चा है, उसको glowing women माना जाता है, उसको young women माना जाता है। In comparison, उस विमेन से जो मीनोपॉजल विमेन है, जो मतलब 50s की एज में है, उनको तो एजिड मान लिया जाता है। वर एसोसिएटेड विद द नेगेटिव इमोशन, मानते हैं कि ये तो बुढ़ी हो गई है, ये तो एज हो गई है इसकी, ये तो तबीयत खराब रहती होगी इसकी, इसको तो बीमारियां लगी हुई होंगी। नेगेटिव इमोशंस मेनोपॉज एज में विमेन को फेस करना पड़ता है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि कौन सा ऑप्शन यहां पर ऑथर विल मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू, कौन सा ऑप्शन यहां पर ट्रू स्टेटमेंट में जाएगा, कब। आगे क्वेश्चन पढ़ना है। इफ ऑथर स्टेटमेंट अबाउट द जेंडर्ड नेटवर्क्स इन द वर्कप्लेस आर ट्रू, तो ऑथर ने कहा था कि जो मेल्स होते हैं उनके ज्यादा सीनियर कनेक्शंस होते हैं, ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो इस जेंडर्ड नेटवर्क्स की बात पर कौन सा स्टेटमेंट यहां पर आपका ट्रू स्टेटमेंट में जाएगा। फर्स्ट कहता है कि मिड करियर वुमेन डू नॉट फाइंड इट इजी टू गेट एक्सेस टू सीनियर लीडर्स। बिल्कुल सही बात है। जनरली जो मेल्स होते हैं, एज देयर मेल कॉलीग्स, ऑब्वियसली मेल कॉलीग्स के पास ज्यादा कॉन्टैक्ट्स होते हैं, दे देयरफॉर फाइंड करियर प्रोग्रेशन, प्रमोशंस वगैरह और न्यू अपॉर्चुनिटीज ईजियर टू कम बाय। तो इन्होंने कहा कि विमेन को जो करियर प्रोग्रेशन और अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो इजीली मिल जाती हैं। इजीली नहीं मिलती हैं, डिफिकल्टली मिलती हैं, ये बताया था ऑथर ने। एलिमिनेशन, मिड करियर वुमेन को इजी एक्सेस होता है सीनियर लीडर्स का, तो इजी एक्सेस तो बिल्कुल नहीं होता, कनेक्शंस मुश्किल से बनते हैं। इस लाइन को पढ़ते के साथ ही हम इस ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इजियर एक्सेस तो होता ही नहीं है। मिड करियर वुमेन को डू नॉट फाइंड इट इजी टू गेट एक्सेस टू सीनियर लीडर्स, बिल्कुल ठीक है। जो मेल सीनियर लीडर्स होते हैं उनसे कनेक्शंस इतनी जल्दी नहीं बन पाते मेल कॉलीग्स के कंपैरिजन में, इस वजह से उनका करियर प्रोग्रेशन और न्यू अपॉर्चुनिटीज उनके लिए मुश्किल से आती हैं। दैट इज व्हाई ये आपका करेक्ट चॉइस में जाएगा। डी ने कहा विमेन फाइंड इट इजियर टू गेट एक्सेस टू सीनियर लीडर्स, तो इसी लाइन को पढ़ते के साथ ही हम इसको एलिमिनेट कर देंगे जो बी से सेम अलाइ कर रहा है, मेकिंग सी द करेक्ट आंसर चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी एन आउटकम of what the author describe as the motherhood penalty। motherhood penalty का most likely outcome क्या होता है जो women face करती हैं as per the author? People are more hesitant to hire men from their mid-30s। ये ऑप्शन ये कह रहा है कि जो पीपल होते हैं, वो लोग होते हैं, वो हेजिटेंट होते हैं मेन को हायर करने में। मेन को हायर करने में हेजिटेंट नहीं होते, विमेन को होते हैं। तो यहीं से समझ में आता है कि ये एलिमिनेशन चॉइस है।
लोग हेजिटेंट होते हैं विमेन को हायर करने में अगर वो अपने मिड 30s में होती हैं टू मिड 40s, बट मे बी मोर विलिंग टू हायर मेन ऑफ अ सिमिलर एज। ये कंसिडरेबल ऑप्शन है क्योंकि मदरहुड पेनल्टी तभी तो मिल रही है उनको। विमेन फ्रॉम द मिड 30s टू देयर लेट 40s ऑलवेज प्रायोरिटाइज पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट इंटरेस्टेड इन करियर। ये बात ऑथर ने नहीं कही। ऑथर ने विमेन के लिए ये नहीं कहा कि वो अपने लाइफ और करियर ग्रोथ को लेकर आगे नहीं जाती। ऑथर का ये मानना है कि उन लोगों को, उन विमेन को लोग गलत परसीव करते हैं कि ये तो मां बन गई है, ये सिर्फ अपनी मैटर्निटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जाएगी। विमेन ऐसा नहीं फील करती, ऑथर ने ऐसा नहीं कहा। विमेन जिनके बच्चे होते हैं वो लेस कमिटेड होती है अपने करियर्स की तरफ, ये भी ऑथर ने नहीं कहा। क्लियर फॉल्स स्टेटमेंट्स, मेकिंग बी द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर प्रोफेसर्स के इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं अवॉर्डिंग प्रमोशन को देते टाइम, अगर प्रोफेसर्स के इवैल्यूएशन एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होंगे तो कौन सा ऑप्शन यहां पर एक सबसे ज्यादा आउटकम या रिजल्ट रहेगा बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज। तो मेल प्रोफेसर आर लाइकली टू बी प्रमोटेड एट एन इवन रेट थ्रू आउट देयर करियर। बिल्कुल सही बात है, उनका प्रमोशन होता रहेगा, एज उनके लिए डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता मेल जेंडर के लिए। जबकि विमेन प्रोफेसर को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा लेस चांसेस ऑफ प्रमोशन इन देयर मिड करियर स्टेज। बिल्कुल ठीक है, कंसिडरेबल ऑप्शन है। सी ने कहा क्योंकि एक वाइड डिस्पैरिटी है इवैल्यूएशंस में मेल और फीमेल प्रोफेसर्स को जो मिलते हैं, वो डिस्पैरिटी है। यस, द प्रैक्टिस ऑफ रिलाइंग अपॉन सच इवैल्यूएशन विल क्विकली बी अबैंडन्ड, कि इनको अबैंडन कर दिया जाएगा। हमें नहीं पता कि इनको अबैंडन करेंगे या दे आर हियर टू स्टे। तो ये विल बी क्विकली अबैंडन के बारे में हम नहीं बता सकते हैं, ये ऑथर ने नहीं बोला। मेल एंड फीमेल प्रोफेसर विल रिसीव द प्रमोशन एट अ सिमिलर रेट। सिमिलर रेट तो ऑथर ने कहा ही नहीं, उसने तो कहा है डिस्पैरिटी होती है प्रमोशन और सैलरी में, तो इनकरेक्ट चॉइस। डी ने कहा विमेन प्रोफेसर आर लाइकली टू बी प्रमोटेड एट एन इवन रेट। ना ना ना, उसने कहा मेल्स को प्रमोशन मिलता है, विमेन को नहीं मिलता इवन रेट पर। तो इसीलिए ए विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस, जिसने कहा कि उनको पेरेंटहुड वाली एज में या मिड करियर एज में प्रमोशन मिलने के कम चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि वो अपने काम के लिए लेस कमिटेड होती हैं और अपनी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए विमेन ज्यादा कमिटेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि कौन सा ऑप्शन यहां पर ऐसा है जिससे ऑथर डिसअग्री करेगा। मतलब आपको निकालना है समवेयर अ स्टेटमेंट दैट विल बी फॉल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। विमेन गोइंग थ्रू मेनोपॉज ऑफन क्विट द वर्कफोर्स वॉलेंटरली। मतलब जो भी मेनोपॉज एज में जाती हैं, 50s की एज में जो विमेन होती हैं, वो मर्जी से, अपनी मर्जी से काम छोड़ देती हैं, क्विट कर देती हैं। ऑथर ने इस बात से नहीं बोला था, कंसिडरेबल ऑप्शन है, ये फॉल्स है, ऑथर इस बात से डिसएग्री करेगा। Women who are going through menopause are more likely to perceive negatively। हाँ जी, उनको नेगेटिवली परसीव किया जाता है वर्क प्लेस में और उनको डिफिकल्टी होती है प्रोफेशनल सक्सेस में। बिल्कुल ऑथर इस बात से अग्री करेगा। तो क्योंकि अग्री करेगा, हमें चाहिए डिसएग्रीमेंट, तो बी का इनकरेक्ट आंसर होगा। विमेन जो मेनोपॉज में होती है शुड बी परमिटेड टू टेक अ मिड करियर सबैटिकल। तो उनको एक मिड करियर सबैटिकल मिल जाना चाहिए, ले लेना चाहिए, एक ब्रेक ले लेना चाहिए। इस बात से तो ऑथर अग्री करेगा, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि आगे चल के जब लोगों का नेगेटिव परसेप्शन है तो प्रोग्रेस लेना मुश्किल है। तो ऑथर समवॉट इससे भी अग्री करेगा, इसीलिए ये गलत आंसर में जाएगा। विमेन जो मेनोपॉज में होती हैं आर लाइकली टू बी परसीव्ड पॉजिटिवली एट अ वर्क प्लेस एंड टू अचीव प्रोफेशनल सक्सेस। इस बात से टोटली ऑथर पैसेज के हिसाब से तो डिसएग्री करेगा। और क्योंकि इस केस में विमेन जो मेनोपॉज में हैं उनको पॉजिटिवली लोग लेते हैं वर्क प्लेस में, उनका पॉजिटिव परसेप्शन रहता है, उनको प्रोफेशनल सक्सेस भी मिलती है, तो ये बेटर आंसर है इफ आई कंपेयर इट विद डी। तो डी इज बेटर आंसर देन ए, क्योंकि डी वाली जो इंफॉर्मेशन है वो पैसेज में ऑथर ने अग्री किया है इसके रिवर्स पॉइंट से, कि विमेन को मेनोपॉज में गलत ट्रीटमेंट मिलता है, तो इसके रिवर्सल से ऑथर ने अग्री किया है। तो इसका जब रिवर्सल मिल गया, हमें ऑपोजिट मिल गया, कॉन्ट्रास्ट मिल गया, तो मतलब ऑथर इस बात से डिसएग्री करेगा। ऑथर इस बात से भी डिसएग्री कर जाता, लेकिन डी कंपैरेटिवली बेटर आंसर है जो पैसेज की लाइन के साथ अलाइ करेगा। दैट विल मेक ए इनकरेक्ट ऑप्शन एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस, डी बीइंग अ बेटर ऑप्शन दैन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होता जो ऑथर की बात को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर देता, और ज्यादा असेंशुएट, एम्पलीफाई और ज्यादा चार चांद लगा देता ऑथर की बात को, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अगर सच होता तो? नंबर 1, इंडिपेंडेंट स्टडीज ये कंडक्ट जो करी गई हैं डिफरेंट कंट्रीज में, उन्होंने ये बताया कि जो विमेन वर्क प्लेस में आर परसीव्ड पॉजिटिवली, मतलब वर्क प्लेस में पॉजिटिव परसेप्शन देखने को मिलती है, नहीं मिलती नेगेटिव के बारे में ऑथर ने बोला। सेवरल इंडिपेंडेंट स्टडीज ने डिफरेंट कंट्रीज में यह बताया कि विमेन को वर्क प्लेस में नेगेटिवली परसीव किया जाता है बिल्कुल, और अनफेयर ट्रीटमेंट मिलता है बिल्कुल प्रमोशंस में, सैलरी में। तो ऑथर इस ये वाली बात ऑथर के पॉइंट को स्ट्रेंथन कर सकती है। जो स्टडीज पैसेज में है दे हैव बीन डिस्क्रेडिट, मतलब उनको तो डिस्क्रेडिट कर दो, जो भी सारे प्रोफेसर्स बोल रहे थे वो बर्कले के प्रोफेसर, ये स्टडीज की कोई वैल्यू नहीं है, इनको डिस्क्रेडिट कर दो। ऑथर ये बात नहीं बोलेगा कि इन स्टडीज पे कोई रिलायंस मत रखो, क्योंकि उन स्टडीज की इवैल्यूएशन पर ही पैसेज में ऑथर ने अपना ओपिनियन दिया है। इनकरेक्ट आंसर चॉइस डी ने कहा स्टडीज जो पैसेज में है वो बहुत छोटे सैंपल सेट पे ली गई हैं, मतलब वो एक ओवरऑल तुम उससे ना मेजर पॉइंट नहीं निकाल सकते पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि वो छोटे सैंपल सेट पे करी गई हैं, और उनसे तुम जनरल स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते। मतलब नेट डी ऑप्शन कह रहा है कि जो स्टडीज यहां पर पैसेज में गिवन है वो बकवास स्टडीज हैं, उन पे रिलाय नहीं किया जा सकता, ऐसा ऑथर नहीं बोलेगा, ये स्ट्रेंथन भी नहीं करेगा पॉइंट ऑफ व्यू। That will make again your B the correct answer choice, the most considerable option, जो ऑथर की बात को, आर्ग्यूमेंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन करेगा। Now let's understand another passage. Why are we humans so susceptible to the doom and gloom of the news? हमें हमेशा जो भी किसी भी लोगों के बारे में जितनी भी नेगेटिव न्यूज होती है, जैसे अगर आज हम देखें यार किसी हीरोइन का एमएमएस लीक हो गया, या कोई फैशन शो रैंप पर गिर गई, तो कोई भी जो नेगेटिव न्यूज होती है वो हम लोगों को इतनी ज्यादा क्यों अट्रैक्ट करती है? इसके पीछे है आपके दो रीजंस। नंबर 1, पहला ये दैट साइकोलॉजिस्ट कॉल द नेगेटिविटी बायस, कि हमारा जो बायस है वो नेगेटिव न्यूज की तरफ ज्यादा रहता है। वी आर मोर अट्यून्ड टू द बैड दैन द गुड। बैक इन आर हंटिंग एंड गैदरिंग डेज, जब हम लोग एक अर्ली ह्यूमन बीइंग के टाइम की बात कर रहे हैं, हमारे हंटिंग और गैदरिंग डेज में वी वर बेटर ऑफ बीइंग फ्राइटेंड ऑफ अ स्पाइडर और अ स्नेक 100 times too often than one time to a few। मतलब कि अगर कोई एक बार उस टाइम पे स्नेक या स्पाइडर देख लेता था तो इतना घबरा जाता था सिर्फ एक बार देख के, जबकि उन्होंने इतने लंबे टाइम ना भी देखा हो, तो एक बार देख के वो इंपैक्ट क्रिएट हो जाता है नेगेटिविटी बायस का, माइंड्स के अंदर वो इंप्रिंट हो जाता है। Too much fear wouldn't kill you, but too little surely would, कि बहुत ज्यादा डर कभी आपको नहीं मारेगा, लेकिन हल्का फुल्का डर आपको अंदर ही अंदर खा खा के मार देगा। सेकंड, we are also burdened with an availability bias। हम लोग इससे भी बर्डनड होते हैं अवेलेबिलिटी बायस पर। अगर आप ये देखो आज भी न्यूज चैनल पर अगर कोई नेगेटिव इंसिडेंट हुआ है तो मोस्टली न्यूज चैनल्स पर वही न्यूज आपको मिलेगी मसाला लगाकर, तो अवेलेबिलिटी भी हमेशा नेगेटिव न्यूज की ज्यादा होती है। If we can easily recall the examples of a given thing, we assume that the thing is relatively common. The fact that we are always bombarded daily with the horrific stories, अक्सर हम लोगों को ऐसे ही तहलका मचा देने वाली खबरें मिलती हैं, horrific stories मिलती हैं about the aircraft disasters, child snatchers and beheadings which tend to lodge in the memory, completely skews our view of the world। तो जितना भी ये नेगेटिव न्यूज होता है ये इतना मेजर नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है हमारे माइंड्स में कि अल्टीमेटली ये सब चीजें एक बहुत लंबे टाइम तक छाप छोड़ जाती हैं, ऑल द नेगेटिव न्यूज। In this digital age, जो न्यूज we are being of fed is only getting more and more extreme। देखा जाए तो न्यूज बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल तक हॉरिफिक होती जा रही हैं। पुराने दिनों में जर्नलिस्ट को पता नहीं था कि यार इंडिविजुअल रीडर कैसा है, तो उस टाइम पे वो लोग एक्चुअली सच्ची खबरें ज्यादा छापते थे। आजकल तो टीआरपी और कंट्रोवर्सी क्रिएट करना ज्यादा रह गया, तो दे रोट फॉर मासेस, वो एक्चुअली सभी टाइप के लोगों के लिए लिखते थे। But the people behind the Facebook, Twitter and Google know you well actually। अगर आप देखोगे बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, Instagram फॉर एग्जाम्पल, उनकी एल्गोरिदम इतनी ज्यादा क्विक है कि अगर आज आप किसी के साथ सिर्फ कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हो, गूगल पे सर्च कर रहे हो, उसी टाइम आपको आईजी पर वही दिखने लग जाएगा। तो यहां पर दे नो यू वेल, क्योंकि आपका सारा डेटा मॉनिटर होता है, आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स उनको दिख रहे हैं, उसी टाइप का न्यूज और उसी टाइप का डेटा आपको दिखने लग जाता है। They know what shocks and horrifies you, they know कि यार किस बात पे, they know what makes you click, कि कौन सी चीज पर आप ये न्यूज तो डेफिनेटली क्लिक करोगे ही करोगे।
They know how to grab your attention and hold it so that they can serve you the most lucrative, helping the personalized ads. तो उसी टाइप के आपको एडवर्टाइजमेंट्स दिखने लग जाते हैं. सपोजिटली अगर आप मेकअप प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे हो तो आपको मल्टीपल वैसे ही एडवर्टाइजमेंट्स दिखने लग जाएंगे. तो उनको पता है कि यार ये चीज ल्यूक्रेटिव रहेगी और डेफिनेटली आप इस चीज पर बटन पर क्लिक करोगे. This modern media frenzy is nothing less than like an assault on the mundane. Actually, कि ये basic mundane जैसी चीजों पर एक assault है, privacy तक पे भी assault है. Because let's be honest, the lives of most people are pretty predictable. देखा जाए तो हम लोग को दिखने में लगता है IG, Facebook से यार कोई इंसान पता नहीं अपनी लाइफ में कितना खुश है, but the grass is always greener the other side. तो यही बात बोल रहे हैं कि इससे हमें लगता है कि यार देखा जाए तो सभी लोगों की लाइफ बहुत प्रिडिक्टेबल है. कभी भी ऐसे ग्लोरी पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए. नाइस है सबकी जिंदगी, बट ओवरऑल सभी की जिंदगी बोरिंग है. So while we prefer having the nice neighbors with a boring life, इससे बेटर तो ये है कि अच्छे नेबर, अच्छा पड़ोसी होना चाहिए, चाहे उसकी जिंदगी में बोरिंग चल रहा है, पर आपके लिए तो अच्छा पड़ोसी है ना. लेकिन लोगों को क्या चाहिए यार, आज पड़ोसी के घर में मर्डर हो गया, ओहो हो, पर पड़ोसी की बहू घर छोड़ के भाग गई, अच्छा पड़ोसी ने अपनी सास को बहुत ज्यादा मार दिया, पीट दिया. तो उस तरह की न्यूज से ज्यादा अच्छा है कि आपके पास नेबर्स अच्छे हों, इवन इफ उनकी बोरिंग लाइफ्स हों. बोरिंग वोंट मेक यू सिट अप एंड टेक नोटिस, क्योंकि बोरिंग क्या होता है, बोरिंग से एकदम से मजा नहीं आता, वो मसाला नहीं मिलता जिंदगी में. नाइस डजंट सेल एड. नाइस अगर देखोगे तो वहां एड्स नहीं बिकने वाले हैं. एंड सो सिलिकॉन वैली कीप्स डिशिंग अस अप एवर मोर सेंसेशनल क्लिकबेट. सिलिकॉन वैली सारा हैंडल करती है, यहां पर जो भी इंटरनेट होता है, जो भी सारा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है. तो सिलिकॉन वैली को पता है कि कौन से एड पर जाके, कौन सी ऐप पर जाके आप क्लिक करोगे. नोइंग फुली वेल एज अ स्विस नॉवेलिस्ट वंस क्विब्ड that news is to the mind what sugar is to the body. मतलब एक्चुअली न्यूज माइंड के साथ वो रोल प्ले करती है जो शुगर आपकी बॉडी के साथ करती है, वो रश और वो एड्रेनलिन रश और वो हाई आपको देती है. अब आते हैं आपके पैसेज के क्वेश्चंस पर. पहला क्वेश्चन ये कहता है कौन सा यहां पर अगर ट्रू होता तो ऑथर की रीजनिंग को वीक करता. तो मतलब आपने करना है कास्टिंग अ डाउट ऑन इट. इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस क्लैट में मिलेंगे. वीकन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो यहां पर हमने स्ट्रैटेजीज डिटेल में पढ़ी हैं, उनको जरूर देखिएगा कि वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट में कैसे डील करना होता है. तो लेट्स सी कौन सा ऑप्शन या डाउट क्रिएट कर रहा है. पहला कहता है कि बिहेवियरल ट्रेड्स हेल्प करते हैं, हेल्प्ड अस इन द डेज व्हेन वी वर हंटर गैदरर्स, कंटिन्यू टू प्रेजेंट इन द मॉडर्न डे ह्यूमंस. कि यार ये उस टाइम की बात है जो बिहेवियरल ट्रेड्स जो हमें हेल्प करते थे, दे वर द हंटर एंड गैदरर्स टू, जो आज भी मॉडर्न डे में भी हैं. तो ये आपका अनरिलेटेड ऑप्शन में जाएगा, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट को वीक नहीं कर रहा. बिहेवियरल ट्रेड्स जिन्होंने हमें हेल्प किया पुराने टाइम में, व्हेन वी वर द हंटर्स गैदरर्स, वो आज के टाइम में मॉडर्न डे में नहीं है. इट इज ऑल्सो अनकंसिडरेबल ऑप्शन. नेगेटिविटी बायस हम लोगों को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है और हमें डिप्रेसिंग और सैड न्यूज पर ले जाता है. नेगेटिविटी बायस की वजह से हम बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं और डिप्रेसिंग और सैड न्यूज की वजह से ज्यादा इफेक्ट होते हैं. नेक्स्ट कहता है वी हैव सर्टेन बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें अफेक्ट करते हैं कि हम वर्ल्ड को कैसे परसीव करेंगे और कैसे न्यूज से अफेक्ट होंगे. तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर चॉइस. इसने ये बात बोली है कि हमारे अंदर ऐसे कुछ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स होते हैं हर इंसान के, जो हमें ये बात बताएंगे कि हम कैसे सैड न्यूज और बैड न्यूज से अफेक्ट होंगे. ऑथर ने ये बात नहीं करी. ऑथर ने कहा जो चीजें आपको अवेलेबल होती हैं प्लेटर पे, जो आपको टोटली अवेलेबल होती हैं, उसके हिसाब से आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है. ये वीकन कर रहा है इस थॉट को कि हर इंसान के अंदर अपने अपने कोई ट्रेड्स और खूबियां होती हैं जो ये डिसाइड करेंगी कि आप नेगेटिव न्यूज पे कितना फोकस करने वाले हो. मतलब अवेलेबिलिटी इज नॉट अ क्राइटेरिया एज पर द पैसेज. वीकनिंग ये कह रहा है कि इंसान के बिहेवियरल ट्रेड्स से बात बताएंगे कि हाउ विल यू रिएक्ट टू द कंट्रोवर्शियल न्यूज. दैट विल क्लियरली मेक डी द करेक्ट चॉइस. सेकेंड कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू अग्री विद. ऑथर कौन से पॉइंट से यहां पर अग्री करेगा. तो दैट शुड बी अ स्टेटमेंट जो यहां पर ट्रू स्टेटमेंट में जानी चाहिए. कंटेम्प्रेरी मीडिया कॉन्टिन्यूअसली एक्सपोज करती है हमें एक्साइटिंग न्यूज और इंफॉर्मेशन से, जो कि है जैसे थिंग्स वी यूजुअली एक्सपीरियंस इन आवर रियल लाइफ, which may be just like the things we experience in real life. रियल लाइफ से अलग है, वो मसाला लगा के देते हैं. तो ये आपका फॉल्स में हो गया. कंटेम्प्रेरी मीडिया कॉन्टिन्यूअसली हमें ऐसी एक्साइटिंग और ऐसी न्यूज और खबरें देती हैं विच मे बी वेरी अनलाइक द काइंड ऑफ थिंग्स वी यूजुअली और एक्चुअली एनकाउंटर. ये बात कंसिडरेबल में जा रही है कि हाँ वो
मोस्टली कभी कभी मसाला लगा के फेक न्यूज भी देते हैं। मीडिया हमें एक्सपोज करती है बोरिंग न्यूज से, तो बोरिंग तो डेफिनेटली नहीं है, उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि बोरिंग बिकता नहीं है मार्केट में। कंटेम्प्रेरी मीडिया हमें एक्सपोज करती है बोरिंग न्यूज से, तो जहां पे बोरिंग न्यूज लिखा है हमें ऑलरेडी पता है कि ये इनकरेक्ट आंसर में जाएगा, तो टाइम सेविंग टेक्निक लगाइए यहां पर कि यार ये दोनों अनरिलेटेड ऑप्शन जा रहे हैं, तो इनको बचा हुआ पढ़ने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बी विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस। पैसेज के हिसाब से ऑथर की जो ये स्टेटमेंट थी कि वी वुड प्रेफर हैविंग द नाइस नेबर्स विद द बोरिंग लाइफ्स, ये ऑथर का मानना था, नेबर अच्छा होना चाहिए चाहे उसकी जिंदगी बोरिंग हो। और ऑथर का आर्ग्यूमेंट था अबाउट द नेचर ऑफ न्यूज कि मॉडर्न मीडिया हमें एक्सपोज करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड ऑथर बी लाइकली टू अग्री विथ, कौन सा स्टेटमेंट से यहां ऑथर अग्री करेगा? Constantly being exposed to the negative news gives us a warped perspective of the world. जी हाँ, इससे हमें वर्ल्ड का एक वॉर्ब्ड पर्सपेक्टिव मिल जाता है। जब हमें कॉन्स्टेंटली बकवास जैसी न्यूज ही मिलती है तो एक वॉर्ब्ड पर्सपेक्टिव, हमारा एक टेंटेड पर्सपेक्टिव वर्ल्ड का हो जाता है। कंसिडरेबल ऑप्शन। हंटिंग और गैदरिंग डेज की बात करें तो इट वॉज बेटर फॉर अस टू बी अननेसेसरली स्केर्ड, मतलब अच्छा था हमारे लिए कि हम अननेसेसरली स्केर्ड हो जाएं। ऑथर ने ये नहीं कहा था, ऑथर ने कहा था फालतू में घबराना नहीं चाहिए। सी कहता है न्यूज मॉडर्न मीडिया हमें एक्सपोज करती है वैसी ही खबरों से जो रियल लाइफ से इक्वेट करती हैं। अगेन अ क्लियर फॉल्स स्टेटमेंट। मॉडर्न मीडिया हमें एक्सपोज करती है वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस। वेरी डिफरेंट की बात नहीं हुई है, उसने बोला कि मसाला लगा के ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं, नेगेटिविटी को ज्यादा दिखाते हैं, वेरी डिफरेंट नहीं बोला था। तो ये भी आपका अनरिलेटेड में जाएगा, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑथर का स्टेटमेंट अबाउट द नेगेटिविटी बायस, ऑथर ने कहा था कि नेगेटिव न्यूज पे लोग ज्यादा फोकस करते हैं, तो वो नेगेटिविटी बायस को अगर हम देखें इफ इट इज ट्रू, ये कौन सी बात को सबसे ज्यादा यहां सपोर्ट करेगा? दैट इज बेस्ड ऑन द नेगेटिविटी बायस। आपने निकालना है एक ट्रू स्टेटमेंट एज पर दी ऑप्शंस। पहला ये कहता है कि हम लोग बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं ऐसी स्टोरी अबाउट अ बिलियनियर जिसने मनी डोनेट किया चैरिटी पर इन कंपैरिजन जहां पर एयरप्लेन क्रैश हुआ। मतलब हम पॉजिटिव न्यूज पर ज्यादा देखेंगे, फोकस करेंगे, चैरिटी न्यूज रादर देन अ एयरप्लेन क्रैश न्यूज। फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि हम नेगेटिविटी पे ज्यादा फोकस करते हैं एज पर दी ऑथर। वी विल लाइकली टू बी अट्रैक्टेड टू अ न्यूज आर्टिकल अबाउट द राइज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन आवर कंट्री, मतलब पॉजिटिव न्यूज पे हम ज्यादा फोकस करेंगे इन कंपैरिजन टू अ मर्डर। अगेन फॉल्स, मर्डर वाली हम ज्यादा देखेंगे, हर चैनल पर देखेंगे यार कौन मर गया, कैसे मर गया, कौन सा वेपन इस्तेमाल किया। हम लोग नोटिस करेंगे ऐसी स्टोरी अबाउट इंक्रीजिंग पोल्यूशन लेवल्स, आ गया ना नेगेटिव न्यूज कि पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे बजाय के इंप्रूविंग एजुकेशनल लेवल्स इन स्कूल। बिल्कुल, लिटरेसी के बारे में न्यूज आएगी वो नहीं देखेंगे, पोल्यूशन बढ़ रहा है, नेगेटिव बायस जाएगा, तो ये आपका कंसिडरेबल ऑप्शन है। डी ने कहा कि वी वर लाइकली टू फॉर्म एन ओपिनियन, हम एक ओपिनियन बना लेंगे ऑफ द वर्ल्ड जो बेस्ड है इंफॉर्मेशन पर। ओपिनियन के बारे में ऑथर ने नहीं डिस्कस किया। ऑथर ने कहा आप कौन सी खबर देखने के लिए ज्यादा इंक्लाइंड रहते हो, तो ये भी आपका गलत आंसर है, मेकिंग सी द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर काउंटरिंग द इफेक्ट्स ऑफ व्हाट द ऑथर डिस्क्राइब्ड एज द अवेलेबिलिटी बायस। तो ऑथर का कहना था कि नेगेटिव न्यूज सबसे ज्यादा अवेलेबल होती है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन रहेगा, मोस्ट इफेक्टिव टू काउंटरिंग द इफेक्ट्स ऑफ दिस। तो अवेलेबिलिटी बायस को काउंटर करने के लिए इस प्रॉब्लम को कौन सा सोल्यूशन यहां अप्रोप्रिएट है आउट ऑफ द ऑप्शन। पहला कहता है हमें यह इंश्योर करना चाहिए कि वी डू नॉट seek out the news sources and stories that we may not otherwise have been exposed to। इसने कहा कि हमें यह इंश्योर करना चाहिए कि हमें ऐसी न्यूज और सोर्सेस को नहीं ढूंढना चाहिए एंड ऐसी स्टोरीज को नहीं देखना चाहिए जो कि हम शायद अदरवाइज वी मे नॉट अदरवाइज लाइकली बीन एक्सपोज टू, मतलब जो शायद हमें डायरेक्टली न्यूज कभी ना मिले उसके बारे में हमें सर्च भी नहीं करना चाहिए। क्या पता वो पॉजिटिव न्यूज हो जो हमारे तक एक्सपोज नहीं हुई, उसको तो सर्च करना चाहिए ना। तो इसने ये नहीं बताया कौन सी न्यूज के बारे में बात हो रही है। Following only one news source and limiting our perspective of the world to that one source। इसने कहा कि यार सिर्फ एक न्यूज चैनल को देखो और अपना पर्सपेक्टिव उस हिसाब से बनाओ, तो ये अवेलेबिलिटी बायस को लेके प्रोबेबल सॉल्यूशन हो सकता है।
Avoiding all positive news stories and instead only read the news stories about disasters and tragedies. तो ये नेगेटिविटी बायस है, ये अवेलेबिलिटी बायस का सोल्यूशन नहीं दे रहा, ये तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। डी ने कहा हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हम ऐसे न्यूज रिसोर्सेज और स्टोरीज को देखें दैट वी मे नॉट अदरवाइज बीन एक्सपोज टू। तो यहां पर भी सेम, एक्चुअली डी और ए सेम चीज बोल रहे हैं। तो इस केस में अवेलेबिलिटी बायस का यही सोल्यूशन है, क्योंकि ये दोनों सेम बात बोल रहे हैं। तो एलिमिनेशन में जाएंगे, मेकिंग बी द करेक्ट आंसर चॉइस, जिसने कहा कि एक न्यूज रिसोर्स को देखो और अकॉर्डिंगली अपना पर्सपेक्टिव बनाओ। जितना अवेलेबिलिटी बायस होगा, जितनी मल्टीपल न्यूज चैनल पर तुम सेम खबरें देखोगे, सेम नेगेटिविटी न्यूज देखोगे विद द अवेलेबिलिटी, वो आपका यहां पर पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा नेगेटिव कर देगा। क्लियरली मेकिंग द बी करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर का ये कहना है द फैक्ट दैट वी आर बॉम्बार्डेड डेली विद हॉरिफिक स्टोरी। एक्चुअली में नेगेटिव स्टोरीज बहुत ज्यादा अवेलेबल होती हैं, लाइक एग्जांपल ऑफ एयरक्राफ्ट डिजास्टर्स, चाइल्ड स्नैचर्स, बीहेडिंग्स का मतलब है गला काट के लोगों को मारा जा रहा है, विच टेंड टू लॉज इन द मेमोरी फॉर अ लॉन्गर टाइम। ये हमारी मेमोरी में बहुत लंबे टाइम तक इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, जो हमारा वर्ल्ड का एक पर्सपेक्टिव है उसको बहुत ज्यादा स्क्यूड कर देते हैं, बहुत ज्यादा अफेक्ट कर देते हैं वर्ल्ड के बारे में, हमारे ओपिनियन और पर्सपेक्टिव को लेके। द कंक्लूजन ऑफ द ऑथर ड्रॉज इन दिस आर्ग्यूमेंट फॉलोज लॉजिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इफ इट इज अज्यूम्ड। तो आपने निकालना है कि ऑथर की इस लाइन के अंदर क्या अजम्पशन रही होगी। तो अजम्पशन के लिए ब्रिज मेथड एंड नेगेशन टेक्निक को हमने बहुत डिटेल में किया है, वो टेक्निक लगाओ और अजम्पशन ना निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखते हैं कौन सा यहां पर करेक्ट अजम्पशन हो सकता है। Our ideas about the world are shaped by the information we are exposed to. Correct assumption? तभी ऑथर ने बोला, कंसिडरेबल है ये बॉस, ऑथर ने ये बात बोली कि यार जब हम इतनी नेगेटिव न्यूज को देखते रहते हैं तो हमारा जो वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव है वो स्क्यूड हो जाता है, वो बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट होता है। तो ऑथर का अजम्पशन क्या है कि जिस टाइप की हम खबरें देखेंगे उस टाइप का हमारा माइंडसेट बन जाएगा। यही तो अजम्पशन है ऑथर की, जो यहां पर लिखा है कि आइडियाज हमारे जो वर्ल्ड को लेके हैं वो शेप्ड अप हो जाते हैं जिस टाइप की इंफॉर्मेशन हमें मिलती ही रहती है कॉन्टिन्यूअसली। मॉडर्न मीडिया कंसर्न है सिर्फ और सिर्फ मेकिंग मैसिव प्रॉफिट्स, बात ये सही है, लेकिन इस पैराग्राफ की ये अजम्पशन तो नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट डिस्कसिंग एनी विच वे द मीडिया पॉइंट। क्योंकि यहां पर अगर आप ब्रिज मेथड अप्लाई करोगे तो प्रीमाइस में मीडिया के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मॉडर्न जर्नलिस्ट जनरेट करते हैं ऐसी न्यूज स्टोरीज मच फास्टर, मतलब आजकल वो बहुत जल्दी जल्दी खबरें बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगेन कि किस पेस पर वो न्यूज बना रहे हैं, कितनी जल्दी न्यूज आ रही है, ये आपके क्वेश्चन प्रीमाइस में गिवन नहीं है। तो अगेन बाय द ब्रिज मेथड ये भी कैंसिल गया। डी ने कहा ह्यूमंस वंस लिव्ड एज हंटर्स एंड गैदरर्स, कि ह्यूमंस ना पहले के टाइम पे ना हंटर्स और गैदरर्स बन के रहते थे, पता है सबको ये बात, लेकिन यहां पर जो पैराग्राफ है उससे ये अजम्पशन तो ऑथर नहीं निकाल रहा। तो आप अगर देखो यहां पर आपको पढ़ते के साथ लगेगा यार बी भी ट्रू है, सी भी ट्रू है, डी भी ट्रू है, क्योंकि हाँ ये तीनों बातें पैसेज में समवेयर गिवन थी, लेकिन आपने निकालना है इस पर्टिकुलर लाइंस के हिसाब से ऑथर की क्या अजम्पशन है। इसीलिए क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस को बहुत ध्यान से ग्रिल करना है। दैट विल क्लियरली मेक ए द करेक्ट आंसर चॉइस, कि इस पैराग्राफ में ये है ऑथर की अजम्पशन। So whenever you are dealing with these kinds of questions, always apply the strategies. बहुत सारी प्रैक्टिस ही आपको लॉजिकल रीजनिंग क्लियर करा सकती है। साथ के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लेक्चर्स में स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं उनको अप्लाई कीजिए, उनसे टाइम सेविंग टेक्निक मिलती हैं और आपके क्वेश्चंस जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।